नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ट्रेड परिचय, सुरक्षा और सावधानियों का जो है कि सेकंड पार्ट है यह। इसमें हम लोग 26 से लेकर के 50 तक क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है कि 25 तक क्वेश्चंस के बारे में देख लिया था, तो उस वीडियो का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, यानी 26 नंबर का, हुआ है कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम डैश को साफ करना चाहिए। कृत्रिम श्वास देने के लिए सर्वप्रथम डैश को साफ करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में ए में जो है मांसपेशी है, बी में जीभ है, सी में मुंह है और डी में श्वास नली है। तो यहाँ पे कृत्रिम श्वास जब जो दिया जाता है तो यह प्रक्रिया जब किया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति को जब सांस लेने में तकलीफ होती है तो उस समय इस प्रक्रिया को किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो पीड़ित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? श्वास नली को साफ करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कृत्रिम श्वास प्रक्रिया की सरलतम विधि कौन सी है? यहाँ पे ए में जो है सिल्वेस्टर विधि, बी में है शेफर विधि और सी में है मुंह से मुंह में श्वास देना, डी में है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे तीन जो है ए, बी और सी, यह तीनों ही कृत्रिम श्वास प्रक्रिया का एक मेथड है, तीनों ही। और इसमें से पूछा गया कि कौन सा जो है कि सरलतम विधि होती है जिसको आसानी से कोई भी व्यक्ति आसानी से इसको कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सिल्वेस्टर विधि। ऑप्शन नंबर ए सिल्वेस्टर विधि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कृत्रिम श्वास का सरलतम विधि होता है। अगला प्रश्न है, कृत्रिम श्वास की विधि कौन सी है? कृत्रिम श्वास की विधि कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ये जो है सभी कृत्रिम श्वास की विधि है, शेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह में हवा भरना। तो यहाँ पे ये सभी जो है कृत्रिम श्वास की विधि है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक मरीज मुंह से मुंह श्वसन क्रिया पर सही प्रतिक्रिया न करे तो प्राथमिक उपचारक को तुरंत चिकित्सा सहायता ढूंढनी चाहिए, टूटी हुई अस्थियों देखनी चाहिए, शरीर को कंबल से गर्म रखना चाहिए और लास्ट में है यानी डी नंबर, नाड़ी और नेत्र चक्षु की जांच करनी चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, टूटी हुई अस्थियां देखनी चाहिए। मतलब व्यक्ति का जो है कि पीड़ित व्यक्ति का कहीं पर जो है कि अस्थि तो टूट नहीं गया तो उसको चेक करना चाहिए। तो उसके बाद ही प्राथमिक उपचार के लिए जो है कि आगे बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे क्वेश्चन है, विद्युत सप्लाई के तार से चिपके व्यक्ति को दूर कैसे किया जाता है? तो उसको दूर करने का क्या क्या उपाय है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रबर के दस्ताने या सूखी लकड़ी से। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इलेक्ट्रिक शॉक का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संपर्क स्थान पर मामूली जलन सी होती है। तो जब नॉर्मली शॉक होता है तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चलती मशीन पर निम्न में से किसके द्वारा कार्यखंड पर नट चढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? जब चलती मशीन पर किसी कार्यखंड पर जो है कि नट को चढ़ानी होती थी उस समय क्या नहीं ट्राई करना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी स्पेनर के द्वारा नट का वहाँ पे कार्यखंड पर चलती हुई मशीन पर नट का नहीं चढ़ाना चाहिए और पाइप रिंच के द्वारा नट नहीं चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दोस्तों स्पेनर के द्वारा और पाइप रिंच के द्वारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों में निम्न में से कौन सी वस्तुएं सम्मिलित है? कौन सी वस्तुएं सम्मिलित है? काला चश्मा, कपड़े, हेलमेट। तो यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला हमारा प्रश्न है, अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अपव्यय को कम करते हुए यानी खर्च को कम करते हुए प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है, उत्पादकता को बढ़ाना होता है। अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। और बी में जब आप देखेंगे अपव्यय को कम करना, अपव्यय एवं समय की बचत करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दोस्तों
इस प्रश्न का सही जवाब है अपव्यय को कम करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा 5S का तात्पर्य क्या है। 5S का जो इसमें कौन सा सीरीज है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन, उसके बाद सस्टेन। तो यहाँ पे ए में जब आप देखेंगे तो शॉर्ट सिनेमेटिक नहीं होता है और सिस्टेमेटिक नहीं होता है 5S में, और सी में आप देखेंगे तो सीक्वेंस नहीं होता है, और डी में तो सिस्टेमेटिक नहीं है होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है शॉर्ट, सेट, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सस्टेन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा 5X संकल्पना का आधारभूत स्तंभ नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सेट इन टाइम। यहाँ पे ये जो है 5S का एक पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है हमारा 5S सिस्टम का लाभ है। 5S सिस्टम का क्या लाभ होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उत्पादकता बढ़ाना होता है, प्रोडक्शन बढ़ाना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है 5S प्रक्रियाओं के मानकीकरण में आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं। मानकीकरण में आवश्यक उपकरण कौन से होते हैं। तो इस प्रश्न का यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कार्य चक्र प्रणाली और समय प्रबंधन दोनों को एक साथ जो है कि 5S के तहत जो है कि उपकरण का एक प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है 5S अवधारणा का मुख्य लाभ क्या है। इसका मुख्य लाभ क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, यानी अनावश्यक वस्तुओं से बनी परेशानियों की संभावनाएं कम हो जाती है और अनावश्यक वस्तुएं जो है कि कार्यशाला से हट जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शब्द 5S संकल्पना का नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सिंप्लीफाइंग। सिंप्लीफाइंग जो है 5S संकल्पना का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है विभागीय भ्रमण 5S संकल्पना के किस स्तंभ के अंतर्गत किया जाता है। किस स्तंभ के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सस्टेन। सस्टेन जो है कि यह एक 5S संकल्पना का एक पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही जवाब है। अगला सवाल है कार्यशाला यानी वर्कशॉप में विद्युत शक्ति की विफलता सामान्य तथा किसके कारण होती है। जब विद्युत डिफॉल्ट होता है तो नॉर्मली किसके कारण होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी के स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपातकालीन प्रक्रिया का प्रकार नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कारीगर विफलता। कारीगर विफलता यह एक इमरजेंसी की स्थिति का एक प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कार्यशाला में कारखाना अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1949 को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू होता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम लागू होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है हमारा डी है उपरोक्त में से सभी, यानी 25,000 मासिक वेतन वाले कर्मचारियों पर, ऐसे कारखाने जिनमें 20 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हों, ऐसे कर्मचारी जो दुकानों, होटलों आदि में कार्यरत हों, तो इन सभी पर कर्मचारी का जो राज्य बीमा अधिनियम है वह लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रभावी हाउसकीपिंग से क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है उत्पादन में वृद्धि होती है, कर्मचारियों का मनोबल बढ़ा रहता है, दुर्घटनाओं में कमी आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है हॉट वर्क से सम्मिलित क्या है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वेल्डिंग कार्य और कटिंग कार्य जो है कि हॉट वर्क में सम्मिलित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है सीमित कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। सीमित कार्यक्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हाउसकीपिंग कार्य। क्या होता है हाउसकीपिंग कार्य। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मटेरियल हैंडलिंग उपकरण है। हैंडलिंग उपकरण मतलब ऐसा उपकरण जिसके द्वारा किसी पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ये सभी जो है कन्वेयर, क्रेन और औद्योगिक ट्रक, इन सब का उपयोग जो है हैंडलिंग उपकरण में किया जाता है। पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है।
तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। लास्ट प्रश्न है हमारा, यूनिट लोड फॉर्मेशन उपकरण का उपयोग किया जाता है। यूनिट लोड फॉर्मेशन उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मटेरियल को सीमाबद्ध करने हेतु। मटेरियल को सीमाबद्ध करने हेतु। तो दोस्तों ये था हमारा टोटल 25 प्रश्न। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।